हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। सो फाइनली वी हैव completed the concept of class 11th, all the concepts, all the chapters and all the questions, and today marks the last session of questions, that is the MIQs। most important questions हम करेंगे आज क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड दीज क्वेश्चंस आर नॉट जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस, ये CBSE में पूछे गए पिछले साल के वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए सुपर रिलेवेंट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं CBSE बोर्ड की किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कंप्लीट 100% फ्री हाई क्वालिटी में। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू क्लासेस ऑफ हिंदी मीडियम ऑन आवर सेपरेट चैनल, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां हम 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड। जितनी भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं वो है फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एंड यस वी प्रोवाइड यू ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही आई एम फीलिंग वेरी मच इमोशनल, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन का सेशन है एंड हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है। सो दिस जर्नी हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी सो फार, एंड इसमें मैंने आपके लिए इतने अच्छे से पूरे डिटेल्ड कंसेप्ट्स कवर किए हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर अ लॉट। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम एंड बहुत बहुत थैंक यू एट द सेम टाइम। इतने लंबे टाइम से हम साथ हैं एंड इट इज़ अ इमोशनल सेशन ऑल टुगेदर। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म की, तो इस प्लेटफॉर्म पे हम इतना इन डेप्थ आपको पढ़ाते हैं, तो मेरी आपसे बस एक ही ख्वाहिश है। इस बुक को कंप्लीट करने के साथ मेरी बस एक छोटी सी विश है। वो विश है कि आपके 100 on 100 आने चाहिए। यस, बिजनेस स्टडीज़ में आ सकते हैं। जब स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे पढ़कर 90, 100, 98 ला सकते हैं, आप क्यों नहीं ला सकते? Why to score just 50s, 40s and 30s and 60s? Why to fail even? I know business studies में words, keywords, bullet points ये याद नहीं आते, but definitely हमने बहुत practice की अभी तक, है ना? तो definitely it's my personal wish ये आप सब बहुत grow करें। Okay, let's start today's session, that is the last session ever of question MIQs. So MIQs में first MIQ हम देखेंगे differentiate between bill of lading and airway bill. Now this question was one of the question जो शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछते हैं, MCQs में भी पूछ लेते हैं। मतलब द कंसेप्ट एयरवे बिल एंड द बिल ऑफ लीडिंग। सो कैसे लिखेंगे अपन एयरवे बिल और बिल ऑफ लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है? सो डिफरेंस बिटवीन के जो आंसर्स हैं वो एक टेबल से स्टार्ट होते हैं। जब भी डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन पूछा जाए, मेक अ टेबल टू इनहांस द विजुअलिटी ऑफ योर आंसर। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस में मीनिंग है, दोनों का मीनिंग क्या होता है? बिल ऑफ लीडिंग कौन इशू करता है? इशू करती है शिपिंग कंपनी। एक्नॉलेजिंग द रिसिट ऑफ गुड्स पुट ऑन द बोर्ड इट्स वेसल अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग टू कैरी देम टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लीडिंग इशू करके देती है एंड ये प्रॉमिस करती है कि वो इम्पोर्टर के देश के पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन में, है ना, वो गुड्स भेज देगी। ये शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लीडिंग देकर एक ड्यूटी अपने आप को दे रही है कि इट इज़ नाउ आवर ड्यूटी to send your goods to the importer's port of destination. Clear? So this is bill of lading. Now airway bill क्या होता है? It is a document of title to goods which are dispatched by the exporter थ्रू एयरवेज। जब भी एक्सपोर्टर एयरवेज से कुछ गुड्स भिजवा रहा हो किसी दूसरे देश में, तो एयरलाइन कंपनी जो है एयरवे बिल देती है और ये प्रॉमिस करती है कि हम आपके गुड्स पहुंचवा के देंगे। अगर शिप के थ्रू जा रहा है तो शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लीडिंग देती है, एयरवेज के थ्रू अगर गुड्स जा रहे हैं तो जो एयरलाइन कंपनी है वो एक्सपोर्टर को ये एयरवे बिल देती है। बस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग है, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट इशूअर ये शिपिंग कंपनी और ये एयरलाइन कंपनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, सो बिल ऑफ एक्सचेंज उसमें क्या होता है? इजी क्वेश्चन, नॉट टू टफ, है ना। सो बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, रिटन ऑर्डर यूज प्राइमरीली इन द इंटरनेशनल ट्रेड दैट बाइंड्स वन पार्टी टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड और एट अ प्री डिटरमाइंड डेट, है ना। सो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है, रिटन ऑर्डर, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपको इस समय पर ये पैसे दूंगी या दूंगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफन इंक्लूड्स 3 पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट ड्रॉई, सेकेंड
पेई एंड थर्ड ड्रॉयर. सो ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉई सबसे पहले, द ड्रॉई इज द पार्टी डेट पेज द सम. मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज पे जितना भी पैसा लिखा होता है, ड्रॉई क्या करती है? पे करती है वो पैसे को. पेई रिसीव्स दैट सम. पेई इज अ पर्सन जिसको वो पैसे मिलते हैं, है ना. कई बार तो ड्रॉई और पेई और ड्रॉअर सेम होता है ना. अन ड्रॉअर इज द वन दैट ऑब्लाइजेस द ड्रॉई टू पे द पेई, है ना. सो ड्रॉअर कौन होता है? जो ड्रॉ कर रहा होता है बिल, इसलिए उसका नाम क्या है? ड्रॉअर, है ना. वो ड्रॉई को ऑब्लाइज कर रहा है कि आपको पेई को पैसे देने हैं. अब हो सकता है पेई ड्रॉअर खुद हो, ठीक है. इट कैन ऑल्सो हैपन. सो दिस इज मोर क्लैरिटी वाइज, पार्टीज वाइज clarity which will help you in understanding the answer better. Next, bill of exchange is used in international trade to help the importers and exporters fulfill transactions. Yes, bill of exchange है इसलिए ताकि transactions fulfill हो पाए. While a bill of exchange is not a contract itself, the involved parties can use it to specify the terms of the transaction such as credit terms, rate of accrued interest. So bill of exchange बस एक bill है, ठीक है, जो जिसमें ड्रॉअर प्रॉमिस कर रहा है, ड्रॉअर से ड्रॉअर जो है वो ड्रॉई से बोल रहा है पेमेंट करो पेई को. सिंपल, बस इतना सा डॉक्यूमेंट है. तो क्या ये डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना. बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं वो इसमें फ्लक्चुएशंस कर सकती हैं, टर्म ऑफ ट्रांजैक्शन बदल सकती हैं, क्रेडिट टर्म्स बदल सकती हैं, रेट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट भी बदल सकती है, ठीक है. सो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट MIQ का क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट MIQ का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मेड्स रिसिट एंड LOC. सो इजी क्वेश्चंस हैं. मेड्स रिसिट कैप्टन ऑफ द शिप, LOC इंपोर्टर बैंक गिव्स टू द एक्सपोर्टर बैंक. क्या दया नहीं. सो मेड्स रिसिट इज इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप. Issued by the commanding officer of the ship when the cargo is loaded on the boat and contains the information about the name of the vessel, berth, date of shipping, description of the packages, marking, number, cargo condition when received on the board of the ship. तो मेड्स रिसिट क्या होता है? जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि वेसल कौन सी है, शिपिंग कंपनी ने शिप में कहाँ पर वो गुड्स रखे हैं, मतलब शिपिंग स्पेस जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ, डेट क्या है शिपमेंट की, डिस्क्रिप्शन पैकेजेस की यानी पैकेजिंग जो हुई है या फिर जितने भी गुड्स हैं या फिर जितने भी कार्टन्स पैक्ड हैं उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, क्या वो स्क्वायर हैं, क्या वो कवर्ड हैं, क्या वो टेप से पूरा सील्ड है. नेक्स्ट मार्किंग्स होती हैं, उस पर नंबर होते हैं, कार्गो की कंडीशन भी स्पेसिफाई की जाती है. तो गुड्स अगर शिप में शिपिंग स्पेस दिया गया है उन गुड्स को, तो हर एक चीज़ उस गुड्स के बारे में मेड्स रिसिट लिखी जाती है. एंड ये जो मेड्स रिसिट है पोर्ट सुपरिटेंडेंट को दी जाती है. द पोर्ट सुपरिटेंडेंट ऑन द रिसिट ऑफ द पोर्ट ड्यूज हैंड ओवर द मेड रिसिट टू द क्या CNF एजेंट. CNF एजेंट कौन होता है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है, इन द मेन सेशंस. नाउ लेटर ऑफ क्रेडिट. व्हाट इज LOC? LOC is also very easy. Letter of credit is a guarantee issued by importers bank to the exporters bank that importer will do the payment up to a certain amount of export bills to the bank of the exporter. Okay, most exporter want a LOC from the importer ताकि उनको ये रिस्क ना हो कि हमारा पैसा डूब सकता है या हम गुड्स बेच दें और इम्पोर्टर डिफॉल्टर निकला, तो ये रिस्क नहीं होते, है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर इजी. व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? तो ये तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 था, याद है या नहीं. नेक्स्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस, यानी अगर विद इन द कंट्री इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है. सिंपल सी बात आपसे वो पूछ रहे हैं. सो इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज those business activities that take place across the national boundaries of the country. It involves not only international movement of goods and service but also of capital, personal, technology, intellectual property like patent, trademark, know-how and copyrights. ठीक है. So international business जो है बहुत ही wider scope है इसका, है ना. Now ये डोमेस्टिक बिजनेस से कैसे अलग है? सो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है. सबसे पहले नेशनैलिटी ऑफ द बायर्स एंड सेलर. डोमेस्टिक बिजनेस में नेशनैलिटी डोमेस्टिक कंट्री की होती है. सो इट इन्वॉल्व्स डीलिंग बिटवीन पीपल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सेम कंट्री. एंड इंटरनेशनल बिजनेस में सेम कंट्री नहीं होती. इट इन्वॉल्व्स डीलिंग बिटवीन पीपल एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज.
Okay, now next, nationality of other stakeholders. Other stakeholders such as suppliers, employees, middlemen, shareholders are partners and usually citizens of the same country. और यहाँ पर other stakeholders such as supplier, employees, middlemen, shareholders and partners are from different countries, क्योंकि international business है तो 2 या 3 देश जुड़े होते हैं, ठीक है, clear? Now next, further मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब यहाँ पर तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री मूव होंगे और यहाँ पर इंटरनेशनली शिप के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, है ना, इंटरनेशनली होंगे मूव. द मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल इज रिलेटिवली मोर विद इन अ कंट्री, है ना. द मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल इज अक्रॉस नेशन एंड इज रिलेटिवली लेस, है ना, ज़्यादा कम मोबाइल होता है. नेक्स्ट, कस्टमर हीट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट्स. सो कस्टमर आर होमोजीनियस. अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें कस्टमर होमोजीनियस होते हैं, बट इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कस्टमर हीटेरोजीनियस होते हैं. हीट्रोजीनियस की स्पेलिंग आप लोग गलत लिख के आते हैं, HETEROGENEOUS. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. डिफरेंसेस इन द बिजनेस सिस्टम. अब डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर मोर सिमिलर होते हैं, जो बिजनेस सिस्टम है ज़्यादातर सेम ही होते हैं और यहाँ पर वेरिएशन होता है बिजनेस सिस्टम में और ये अक्रॉस द कंट्रीज़ होते हैं. करेंसी यूज, यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी, यहाँ पे मोर देन 1 कंट्री की करेंसी यूज होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है कुछ चीज़ों का. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द कनेक्शन विद इम्पोर्ट ट्रांजैक्शंस. सो ट्रेड इंक्वायरी इंपोर्टर करता है थ्रू वेरियस सप्लायर्स अक्रॉस द कंट्री कि कौन उसकी गुड्स भेज सकते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं गुड की. ट्रेड इंक्वायरी इज मेड बाय द इम्पोर्टर. शिपमेंट एडवाइस, शिपिंग कंपनी. इम्पोर्टर जनरल मैनिफेस्ट, तो ये इम्पोर्टर का जो प्रोसीजर उसमें मैंने आपको समझाया था. इम्पोर्ट लाइसेंस लगता है, बिल ऑफ एंट्री इम्पोर्टर बनाता है. तो ये सारे इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन के ही डॉक्यूमेंट्स हैं. ओके, नाउ सबसे पहला है ट्रेड इंक्वायरी. इसका मीनिंग समझते हैं, है ना, आपको मीनिंग ही बताना है. तो ट्रेड इंक्वायरी इज अ रिटन रिक्वेस्ट. इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ रिटन रिक्वेस्ट बाय एन इम्पोर्टिंग फर्म टू द एक्सपोर्टर for supply of information regarding price, various terms and condition which the latter is ready to export the goods, है ना. इसी के बाद तो exporter makes a pro forma invoice. क्लियर. नाउ इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ये क्या होता है? मैनिफेस्ट करना, व्हाट डू यू वांट इन फ्यूचर? नो, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है. सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स. It is a document on the basis of which unloading of cargo takes place. It is provided by the person in charge of the carrier, ship or airway to the officer in charge at the dock. ठीक है, कि आप ये गुड्स ले सकते हो, ठीक है. तो जो कैरियर का जो पर्सन होता है वो ऑफिसर, डॉक का जो ऑफिसर होता है ना, जहाँ पर गुड्स अनलोड होंगे वहाँ पे वो गुड्स जा पाएँ, इसलिए इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट दिखाना पड़ता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट विच आई टॉट यू. नेक्स्ट, शिपमेंट एडवाइस. इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द शिपमेंट ऑफ द गुड्स, है ना. सो द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द शिपमेंट एडवाइस में सारी डिटेल्स होती हैं. इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल नंबर, डेट, नेम ऑफ द वेसल, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, डेट, सेलिंग ऑफ द वेसल, डेट ऑफ सेलिंग ऑफ द वेसल. ये सारी चीज़ें गिवन होती है शिपमेंट एडवाइस में. ओवरसीज सप्लायर डिस्पैचेस द शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द वेसल, है ना. जैसे ही एक्सपोर्टर गुड्स लोड करवा देगा शिप में, तो बस शिपमेंट एडवाइस इंपोर्टर को भेज दी जाएगी कि सर गुड्स लोड हो चुके हैं. उसमें सारी चीज़ें, ये स्पेसिफिकेशंस हैं. और कई बार तो शिपमेंट एडवाइस बिल ऑफ एंट्री बनाने में बहुत हेल्प करता है ना. इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस तो लगेगा ही. सो लाइसेंस विच परमिट्स द इंपोर्ट ऑफ गुड्स कैन नॉट बी इंपोर्टेड फ्रीली इज कॉल्ड एज इंपोर्ट लाइसेंस. कौन देता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी सरकार की, जिसके अंदर आप दे सकते हो. सो इंपोर्टर नीड्स टू कंसल्ट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट policy in force to know whether the goods he or she wants are subject to import licensing or not. कई बार ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम खरीदने से पहले दूसरे देश से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए. इन केस गुड्स कैन बी इंपोर्टेड ओनली अगेंस्ट द लाइसेंस, द इंपोर्टर नीड्स टू प्रोक्योर एन इंपोर्ट लाइसेंस, है ना. एक्सपोर्ट काउंसिल जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल, वो देगी,
है ना. नेक्स्ट, बिल ऑफ एंट्री. बिल ऑफ एंट्री क्या है? दिस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द इंपोर्टर. सो इट इज अ फॉर्म फिल्ड बाय द इंपोर्टर फॉर द असेसमेंट ऑफ कस्टम्स इंपोर्ट ड्यूटी. इसी के बाद इसी के बेसिस पे कस्टम ड्यूटी पे होती है. ठीक है. सो वंस द अप्रेजर एग्जामिन्स द डॉक्यूमेंट केयरफुली, गिव्स एग्जामिनेशन ऑर्डर, इंपोर्टर प्रोक्योर्स द सेट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अप्रेजर एंड पेज द ड्यूटी इफ एनी. कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद ही तो पोर्ट के गेट खुलेंगे और वो गुड्स लेके आ पाएगा. आफ्टर पेमेंट ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी, बिल ऑफ एंट्री हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द dock superintendent. Examiner gives his report of bill of entry, which is then presented to the port authority, which issues the release order after receiving the necessary charges. Custom duty आपने पे कर दी, फिर ही आपके goods release हो पाएंगे from the dock, from the port. Clear? So students, I hope this is also clear. We'll proceed to question number 6 super soon. Let's read it once. What are the reasons for growing popularity of the international trade in modern times? So think about its answer, then we'll proceed. सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 एक जनरल क्वेश्चन है. अगर आप इसको पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम, व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन मॉडर्न टाइम्स. इस पे आप 2 पेज भी लिख सकते हो, इस पे आप 1 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, 2 लाइन्स भी लिख सकते हो, और इस पे आप जितना एस्से भी लिख सकते हो, है ना. ये एस्से का भी टॉपिक बन सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग आंसर फॉर एग्जाम्स, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि बुक में क्या गिवन है ना. यू हैव टू पुट इन द बुलेट पॉइंट्स, यू हैव टू पुट इन द कीवर्ड्स, की नोट्स एज वेल एज द की लाइन्स फ्रॉम द कंसेप्ट. ठीक है, नहीं तो आंसर जनरल हो जाएगा और जनरल आंसर्स पे मार्क्स नहीं मिलते हैं. सो इफ़ यू विल सी, वी हैव पॉइंट्स ओवर हियर कि क्या रीजंस हैं. फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड है स्पेशलाइजेशन. फोर्थ है कॉस्ट बेनिफिट्स. ये 4 पॉइंट्स आपको गिवन है. बट अगेन इसके अंदर भी इन डेप्थ बुलेट पॉइंट्स होंगे, सॉरी कीवर्ड्स होंगे, नॉट बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स होंगे जो हमको लर्न करने हैं. सो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है, इंटरनेशनल बिजनेस नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन नेशंस. ठीक है, ये आजकल क्यों पॉपुलर हो रहा है, मॉडर्न टाइम्स में क्यों पॉपुलर हो रहा है. अब आप खुद सोचिए कि इसलिए पॉपुलर हो रहा है. फर्स्ट रीजन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. कोई चीज़ कहीं पर स्केर्स है और कोई चीज़ कहीं अबंडेंस में है. नेचुरल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, द नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. सम कंट्रीज आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज व्हाइल अदर कंट्रीज इन सर्टेन रिसोर्सेज. कुछ कंट्रीज किसी चीज़ में रिच है एंड कुछ कंट्रीज किसी और चीज़ में रिच है. मतलब देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी एंड देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अबंडेंस विच वी कैन सी हियर. सो जिन कंट्रीज़ में जिन प्रोडक्ट्स की स्कैरसिटी है वो अबंडेंस वाली कंट्री से इंपोर्ट करती हैं, एंड जिन कंट्रीज़ में जो चीज़ अबंडेंस है वो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती हैं ताकि वो और ज़्यादा कमा पाएँ. सो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग ड्यू टू विच world trade, what we can say, between nation trade has been facilitated. Okay, now next, availability of the factors of production, land, labor, capital. ये जो factors of production है कौन कौन से? land, labor, capital. differ from country to country. हमारे यहाँ की ज़मीन कितनी fertile है, दूसरे देश की ज़मीन कितनी fertile होगी, दोनों अलग अलग fertility, दोनों की अलग अलग fertility होगी, है ना. कौन कितना अच्छा, कौन सी कंट्री का कितना अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन है, कौन सी कंट्री अबंडेंस में है विद द नेचुरल रिसोर्सेज, विद द गुड क्वालिटी सॉइल, और कौन सी कंट्री में सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है. दीज ऑल थिंग्स मैटर. अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट कंट्रीज प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स एंड देन ट्रेड अमॉन्ग देमसेल्व्स. ओके, सो ये भी एक फैक्टर है. नेक्स्ट, specialization. So certain countries specialize in the production of certain specific goods. जैसे जापान की बात करें तो वहाँ की प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी बहुत अच्छी है. इंडिया की बात करें तो इंडिया जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कहीं नहीं, इंडिया जैसी क्रॉप्स, इंडिया जैसी स्पाइसेस कहीं नहीं. ठीक है, सो इंडिया स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. So handicraft goods are exported from India to the other nations. Now cost benefits. The cost of production of the goods service different from different country. So दोनों countries में differ करता है, या फिर multiple countries में जो cost है production की वो differ करती है. कैसे? For example, इंडिया में यदि हमें spices manufacture करने हैं, हमारे पास abundance natural resources हैं, but वहीं यही spices जापान में manufacture करने हुए, they don't have abundant natural resources.
सर्विसेज, दे विल नीड टू इम्पोर्ट फ्रॉम अस, ओके। एंड अगर मान लो उनको वहीं पे मैन्युफैक्चर करना है तो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना पड़ेगा एंड दैट विल बी कॉस्टली, तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। एज कम्पेयर टू जापान, हमारे यहाँ पे मशीनरी मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बूस्ट हो जाता है, हाई हो जाता है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ड्यू टू डिफरेंस इन जोग्राफिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इन 3 रीजंस की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज का। सम कंट्रीज कैन प्रोड्यूस गुड्स इकोनॉमिकली एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, कुछ गुड्स सस्ते में गुड्स प्रोड्यूस कर पाती हैं एंड कुछ गुड्स महंगे में प्रोड्यूस कर पाती हैं कंट्रीज, दस लीडिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल चाइना कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चीपली, क्योंकि वहाँ पर इजी अबंडेंस होती है ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक रॉ मटेरियल, है ना। बिकॉज ऑफ दिस अदर कंट्रीज इम्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम चाइना। बोलते हैं ना चाइना का माल सस्ते में, चाइना का माल, तो ये क्या है, इट इज़ अ सिंबल कि चाइना की सारी चीज़ें सस्ते में मिलती है, क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग इट एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट एंड दे आर स्टिल अर्निंग वेल, ठीक है। सो ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उनका रॉ मटेरियल बहुत सस्ता मिलता है। क्लियर? So these are the 4 points. First point was कि क्यों इंटरनेशनल ट्रेड ग्लोबली इट इज़ अ बेनिफिट टू द मैनकाइंड एंड मॉडर्न टाइम्स में बढ़ती जा रही है, पॉपुलर होती जा रही है, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकेंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम, स्पेशलाइजेशन होती है कंट्रीज़ की, उनकी खुद की, कॉस्ट बेनिफिट्स इकोनॉमिक है अगर तो वो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स करते हैं, अगर इकोनॉमिक नहीं है प्रोडक्शन तो फिर वो इम्पोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट बेनिफिट्स में अपन पढ़ते हैं। दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो पॉपुलर होती जा रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7. I hope students till now all the questions are clear. Question number 7 है, what is the major reason underlying trade between nations? अगर 2 नेशन आपस में ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, तो इनके पीछे अंडरलाइंग रीजन क्या है? अंडरलाइंग रीजन यही है कि किसी के पास कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास रिसोर्सेज की अबंडेंस है, किसी के पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, तभी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जन्म हुआ है। सो द मेजर रीजन अंडरलाइंग ट्रेड बिटवीन नेशन आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर, एंड वही सेम पॉइंट्स जो हमने जस्ट अभी पढ़े इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके अलग तरीके से पूछा गया है। सेम टू सेम आप वैसा भी लिख सकते हो। क्लियर? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग देम और डिफरेंसेस इन देयर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल डिफर अमंग नेशन, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट आल्सो डिफर अमंग डिफरेंट नेशन ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल environment, business environment. Now, next question is a case study based question, question number 8. Harish Garments has received an order to export 10,000 men's trouser to a company in Singapore. तो हरीश गारमेंट्स को क्या मिला है? एक ऑर्डर मिला है कि उनको एक्सपोर्ट करना है 10,000 मेन ट्राउज़र, और कौन सी कंपनी में एक्सपोर्ट करना है? ऐसी कंपनी में जो सिंगापुर में है। अब आपको स्टेप्स बताने हैं, जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर बताना है बेसिकली। So explain the steps mention the steps that Harish Garments would need to go through the executing of export order, है ना। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर बताना है बेसिकली। फर्स्ट, सबसे पहले हरीश गारमेंट्स क्या करेंगे, है ना, इनको एक्सपोर्ट करना है, तो जिस भी सिंगापुर में जिस भी कंपनी को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी पैसे देने की हैसियत है भी या नहीं, वो चेक कर लें। सो असेसिंग इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस, सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट, कैसे सिक्योर करेंगे? LOC लेके, लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, एग्जिम पॉलिसी के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक्सपोर्ट लाइसेंस देगा। ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्या है? प्री शिपमेंट का इंस्पेक्शन करो, एक्साइज से क्लियर करवाओ, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लो, रिजर्वेशन करवाओ, शिपिंग स्पेस का, पैकिंग फॉरवर्डिंग इंश्योरेंस करवाओ, कस्टम क्लियरेंस, पोर्ट फॉर्मेलिटीज पूरी करो, इनवॉइस बनाओ और पेमेंट सिक्योर कर लो ड्यूटी पे करने के बाद। सो दिस वॉज एक्सपोर्ट प्रोसीजर। पूरा डिटेल में भी आप लिख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का आता है तो मैं आपको पूरा एक सब टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वो भी उसको याद भी करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। सो इफ़ यू हैव मिस्ड दैट टॉपिक देन गो टू द सब टॉपिक्स एंड लर्न एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोसीजर वेरी केयरफुली।
Now question number 9, Patel Limited is a reputed company in the field of garments. So Patel Limited बहुत ही reputed company है garments की field में and is manufacturing in India, ये इंडिया में है. The company manufactures superior quality products but management is worried about its future prospect. कंपनी का सब कुछ बहुत अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, बट फ्यूचर से कंपनी डर रही है, कॉम्पिटिटर्स आ गए होंगे. द कंपनी इज फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स. डोमेस्टिक प्राइजेस गारमेंट के बहुत कम है. हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कम कैपेसिटी में, मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं और बट हम कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग आइडल बैठ रहे हैं ज़्यादा. सो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी है. डिमांड फॉर गारमेंट सैचुरेट हो गई है डोमेस्टिक मार्केट में, तो अब इंटरनेशनल मार्केट में तो उतरना ही पड़ेगा जब यहाँ सामान में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही और मशीन खाली पड़ी है, प्रोडक्शन नहीं कर रहे, रोक के रखे हैं. सो मीटिंग इज कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिस्कस द मैटर. सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में बैठे कि भैया इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएं. सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट करना चालू करो. द मेंबर्स अराइव्ड एट अ कंक्लूजन दैट internationalization of business is the final solution to the problem faced by the company. Such internationalization will result in the benefits to the company. Company believes in assuming social responsibility. ठीक है, सो इन लोगों ने सोचा अभी एक्सपोर्ट करेंगे. Hence it also favored internationalization of business as it will lead to the benefits to the nation. है ना. On the basis of above, बताओ इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है. मैन्युफैक्चरिंग and trading beyond boundaries of one's own country is known as international or external business. Clear? Now write any one benefit of international business each to the nation and the firm. Nation grow करता है, developing से developed की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, and firm को under utilization नहीं होता, profits earn करती है. ये सब बातें लिख सकते हो, but book में क्या लिखा है? One benefit of international business to the nation is earning of foreign exchange. ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, जो यूज हो सकता है इंपोर्ट करने में, कैपिटल गुड, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में. फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हम उन गुड्स को खरीद पाएंगे. वन बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस फॉर द फर्म इज हायर प्रॉफिट्स. फर्म के लिए क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी. जनरली इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा बेनिफिशियल होता है डोमेस्टिक बिजनेस से. व्हेन डोमेस्टिक प्राइसेस आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, बिजनेस फर्म्स कैन अर्न मोर प्रॉफिटेबिलिटी बाय स्टेपिंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स वेयर प्राइसेस आर हायर. क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ MIQs. Mr. X runs a leather factory and produces leather garment for exports to different countries. तो यहाँ पे बोल रहे हैं मिस्टर X जो हैं ये एक लेदर फैक्ट्री चलाते हैं और वो लेदर गारमेंट प्रोड्यूस करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए अलग अलग देशों में. मिस्टर X हैज़ ऑब्टेन्ड ऑल एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस फॉर हिज बिजनेस आफ्टर इंस्टॉलिंग द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ मशीनरी. मतलब जो एनवायरमेंट होता है पीटा फ्रेंडली वगैरह वैसी सारी क्लियरेंसेस वो ले चुके हैं. ही हैज़ टेकन एवरी प्रिकॉशन टू इंश्योर दैट pollution is caused to the area surrounding in his factory. है ना, नो पॉल्यूशन. सो यहाँ पर उन्होंने हर चीज़ अश्योर की है कि मेरी इंडस्ट्री की वजह से ना पॉल्यूशन होगा, मेरी इंडस्ट्री की वजह से कोई भी एनिमल को हार्म नहीं होगा. ये सारे क्लियरेंसेस वो ले चुके हैं. मतलब मिस्टर एक्स बहुत अच्छे इंसान है. ठीक है, फर्दर टू कंट्रीब्यूट to the reputation of the brand India, Mr. X goes extra mile to ensure quality of the leather garment to be exported. There is zero tolerance level as far as quality of export item is concerned. Because of all this, his profit margin is very low. है ना. सो क्वालिटी ऑफ द आइटम जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो, है ना. सो इसलिए उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होती है ना वो कभी भी टॉलरेट नहीं करती अगर क्वालिटी कम है. हम अपने देश से कहीं कुछ भेज रहे हैं तो क्वालिटी में टॉलरेट नहीं करेंगी वो, है ना. उनको क्वालिटी चाहिए A1. ठीक है. सो मिस्टर एक्स गोज एक्स्ट्रा माइल कि लेदर गारमेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो. ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ केस आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं. कमेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ मिस्टर एक्स एज अ मैन्युफैक्चरर एंड एन एक्सपोर्टर. मिस्टर एक्स कैसे इंसान है एज अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर. रिस्पॉन्सिबल है वो, है ना, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, सारे इन्वायरमेंटल प्रिकॉशंस लिए, इंस्टॉल किए नेसेसरी इक्विपमेंट ताकि पॉल्यूशन ना हो. ठीक है. नेक्स्ट, इज इट एडवाइजेबल टू सैक्रिफाइस प्रॉफिट्स टू टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट सराउंडिंग ऑफ द फैक्ट्री. क्या आप पैसे ना कमाएं वो ठीक है पर इन्वायरमेंट का ध्यान रखना प्रायोरिटी पे है. सो येस टू सम एक्सटेंट, येस इट इज़ एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट मनी ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन even if the profit margin declines. Taking care of environment is everyone's responsibility. और केस स्टडी में ही बोला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो ये सब करते हैं. What objectives are being attained by the export efforts of Mr. M? क्या ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अटेन किए हैं. फर्स्ट, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेकंड, इंडिया की इमेज बिल्ड करनी है पूरे देशों में. ठीक है, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट डाल के. नाउ ये हो गए हमारे MIQs.
खत्म। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है सारे क्वेश्चंस 10 के 10 एंड दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन सेशन। सो बहुत ही जल्द मिलेंगे इन द रिविजन वन शॉट रिविजन सेशंस ऑफ ऑल दी चैप्टर्स। मोस्ट चैप्टर्स के रिकॉर्ड हो चुके हैं, आपको मिल भी जाएंगे बहुत जल्दी। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द इन द कमिंग वीडियोज़ जिसमें केस स्टडीज़ वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन, ई नोट्स, ई बुक्स, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्लासेस फ्रॉम KG to क्लास 12th इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल एंड हिंदी मीडियम की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है दिल्ली, बिहार, UP, MP, राजस्थान बोर्ड के लिए फ्रॉम क्लास 6 to क्लास 12th। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्सेज सब कुछ आपको मिलते हैं फुल फ्लेजेड। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रिपेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द इन आवर नेक्स्ट सेशन।